हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के 7th पेपर के बारे में। और अपना जो 7th पेपर है वो है गणित शिक्षण। तो हम देखेंगे कि गणित शिक्षण से अपने 7th पेपर से 2020 के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आए थे। क्योंकि मित्रों, जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं उनका बहुत ही अधिक रोल होता है। और पिछले जो एग्ज़ाम है हमने देखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेपर में कि लगभग 60 से 70% का मैटर 2020 के पेपर से वापस जो है रिवाइज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखने वाले हैं। और इसके बाद में मित्रों बात करें इस 7th पेपर की, तो इसका जो अंक 12 कुल 60 अंक का पेपर आता है। इसमें कुल जो प्रश्नों की संख्या है 20 होती है। और टाइम की बात करें तो केवल 3 घंटे इसका टाइम होता है। पर्याप्त समय भी और पूर्णांक भी बहुत ही बढ़िया है और क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। तो एक एक करके इन सभी को समझते हैं। और इसकी PDF जो दोस्तों अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट डालने वाला हूँ। तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो ज़रूर आप वहाँ से जो है मैं कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन कर दूँगा। तो वहाँ से आप जो है लिंक के सारे ग्रुप में ऐड ज़रूर हो जाएं, ताकि रिवीजन में जो है आपको काफ़ी अच्छी सहायता मिल सके। रिवीजन आप जैसे 1.5 घंटे में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप 10 से 15 मिनट में इसको आसानी से वापस रिवाइज कर लोगे PDF के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकाई योजना के प्रवर्तक कौन थे। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है टाइपिंग में, तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना। आपको देखना है कि इकाई योजना के प्रवर्तक कौन थे। तो मित्रों, जो हेनरी सी मॉरिसन है, एच सी मॉरिसन, इन्होंने 1956 में सबसे पहले पाठ योजना तैयार करने के लिए इकाई विधि दी। ठीक है, इकाई विधि दी और यही इकाई विधि बाद में शिक्षण विधि के रूप में स्थापित हुई। तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? एच सी मॉरिसन। इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एच सी मॉरिसन। इकाई विधि में जो सबसे पहले है, जो हर्बर्ट ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी, जिसे हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर उससे रिलेटेड होने के कारण हो सकता है कि आगे टाइपिंग में मिस्टेक हो गए हो। तो ध्यान रखना, इकाई योजना के प्रवर्तक तो एच सी मॉरिसन माने जाते हैं। इन्होंने इकाई विधि दी जो बाद में शिक्षण विधि के रूप में स्थापित हुई। और इसमें अगर पूछा जाए कि इकाई विधि में सबसे पहले योजना किसने प्रस्तुत की, तो इकाई विधि में सर्वप्रथम हर्बर्ट ने योजना प्रस्तुत की थी और उसे क्या कहा जाता है? हर्बर्ट की पंचपदी। तो प्रश्न आ सकता है कि हर्बर्ट की पंचपदी क्या है, तो आप बताओगे कि इकाई योजना के प्रवर्तक एच सी मॉरिसन है। और इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले जो है हर्बर्ट ने योजना प्रस्तुत की, उसे ही हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। अब कई दोस्त बोल रहे हैं ये तो अभी रायता बन रहा है गुरुजी, क्या बता रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। तो दोस्तों धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने क्या है, कोविड की वजह से कॉलेज भी नहीं जा पाए हैं, क्लास में बराबर ली नहीं है, किताबें पढ़ी नहीं। तो कोई भी चीज़ फर्स्ट बार देख देना तो धीरे धीरे याद होगी। एक दो बार रिवाइज से याद हो जाएगी, एक बार आप PDF नज़र में से निकाल लेना, अच्छे से याद हो जाएगी। और ये सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही अगर अपने जो 2 घंटे की 2-2.5 घंटे की पूरी जो क्लास होगी, जिसके अंदर हम इसकी जो टोटल 5 यूनिट है सबको धीरे धीरे एक एक अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे, तो बार बार देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है हर चीज़ 3 से 4 बार आगे आएगी, तो वापस बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षाविद ने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, किस शिक्षाविद ने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। तो पूछा जाए कि शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जॉन डीवी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षाविद थे जॉन डीवी, इन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताई। यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा के 3 अंग है। शिक्षा के कितने अंग है? त्रिमुखी का क्या बताएं? 3। इन्होंने कहा शिक्षा के 3 अंग है, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया कैसे है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के 3 अंग है, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। ये जॉन डीवी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बॉर्डर लाइन बालक की IQ बुद्धिलब्धि सीमा कितनी होती है। थोड़ी सी मैं रोशनी ज़्यादा कर देता हूँ इसकी। बॉर्डर लाइन बालक की IQ का क्या होता है दोस्तों? IQ को हिंदी में बोलते हैं बुद्धिलब्धि। क्या बोलते हैं? बुद्धिलब्धि। इंग्लिश में बात करें तो IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट। यानी IQ होती क्या है दोस्तों, कि कई अलग अलग मानकीकृत जो परीक्षण हैं उनसे प्राप्त एक गणना है जिसमें बुद्धि का आंकलन किया जाता है। बुद्धि का आंकलन
किया जाता है। तो बॉर्डर लाइन बालक की IQ की बात करें तो इसको आपको अच्छे से रट लेना है। ये होती है 70 से 89 तक, 70 से 89 तक इसको आपको अच्छे से रटना ही है। जो चीज़ें मित्रों अगर समझ में नहीं आ रही है या फिर जो रटने लायक फैक्ट है तो आप उनको रट लीजिए, रटने में क्या दिक्कत है। अगर आपको रटने से भी कुछ याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, क्योंकि आपको मैंने बच्चे और बचपन पढ़ाया था, फर्स्ट पेपर में बता दिया था मित्रों कि अभी मैं जो बात बता रहा हूँ उससे 90% आप में से लोग हैं जो सहमत नहीं होंगे, लेकिन समझी हुई बात से रटी हुई बात ज़्यादा याद रहती है। ये बिल्कुल सच है। हमने 10वीं में गणित पढ़ी, आपने पढ़ी, मैंने पढ़ी, ठीक है, सबके अच्छे अंक आए भी हैं, लेकिन अभी गणित में हमें एक भी पर्सन याद नहीं है क्योंकि हमने गणित समझी थी। लेकिन इंग्लिश में देखो, टू दी हेड मास्टर जो है फला स्कूल, सब्जेक्ट वन डे लीव, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा था सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव रेस्पेक्टफुली, ठीक। इसमें क्या किया हमने इसको रटा था और आज तक याद है। तो कहने का मतलब यह है कि रटी हुई बातें ज़्यादा समय तक याद रहती है। फिर हमने 10वीं में क्या पढ़ा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स वन डे इट वाज वेरी हंग्री ही वेंट हियर एंड देयर सर्च ऑफ फूड। तो वो सारी चीज़ें हमने रटी थी, समझी नहीं थी, तो रटी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो अगर जो चीज़ एक बार समझ में आ जाए उसको समझ लो, अन्यथा उसको रट डालो, अन्यथा उसको रट लो। तो यहाँ पर आपको जो IQ है ध्यान रखनी है बॉर्डर लाइन बालक की 70 से 89 तक। नेक्स्ट है मूल्यांकन किसी वस्तु, कार्य, पद्धति एवं सहायक सामग्री की उपयोगिता के संदर्भ में लिया गया निर्णय है। यह कथन किसका है। इन जो मूल्यांकन होता है किसी भी बालक का, हम बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन उसके वस्तु, कार्य, पद्धति और सहायक सामग्री की उपयोगिता के संदर्भ में लिया गया निर्णय है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है मित्रों किलपैट्रिक का। किसका है, प्रसिद्ध शिक्षाविद किलपैट्रिक का। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है शब्द आधारित संख्याओं में कितने और कौन कौन से प्रतीक है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसको फिर से समझते हैं और फिर ये हमारे लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। मित्रों गणित में आपको इतना डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपके यहाँ पर हेल्प करने के लिए, ठीक है, मैं आपकी हेल्प बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाला हूँ। और यकीन मानिए कि गणित आप यूँ चुटकियों में बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हो। रोम की संख्या पद्धति, अब देखिए शब्द आधारित संख्याएं क्या होती है, तो शब्द आधारित संख्या में कितने और कौन से प्रतीक है। तो आपने मित्रों अभी जैसे देखते हैं अपनी ये गिनती पढ़ते हैं अंकों में, इस प्रकार से हम इस प्रकार से 1 2 ये शब्दों में भी पढ़ते हैं। इसी तरह से हमने जो है प्राइमरी क्लासों में 1 2 3 इस प्रकार से भारतीय संख्या भी पढ़ी थी। फिर भी एक संख्या और पढ़ी थी मित्रों, रोमन, लिखते हैं ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये रोमन संख्या है मित्रों। ये किस प्रकार की संख्या है, रोमन। तो ये रोमन संख्या के बारे में ही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना शब्द आधारित संख्याओं में कितने और कौन कौन से प्रतीक हैं। तो रोम की संख्या पद्धति शब्द आधारित पद्धति कहलाती है। रोम की संख्या पद्धति क्या कहलाती है, शब्द आधारित पद्धति। अब यहाँ पर आपको थोड़ा अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं वापस से इसकी PDF बना के सेंड कर दूंगा, वैसे लगभग बढ़िया ही दिख रहा है। तो रोम की संख्या पद्धति शब्द आधारित पद्धति कहलाती है। अब वैसे शब्द आधारित संख्या पूछा है आपको, तो आपको बताना जो रोम की संख्या पद्धति है, जो हम रोमन संख्या वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये रोम की संख्या पद्धति शब्द आधारित पद्धति कहलाती है। क्योंकि इस संख्या पद्धति में संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए 7 प्रतीकों को प्रयुक्त किया जाता है। यानी इसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 7 प्रतीक काम में लिए जाते हैं, तो 7 से इसका नाम बन गया है शब्द आधारित। अब गुरुजी ये 7 कौन कौन से लिए जाते हैं, ऐसे कैसे याद होंगे भाई, जाएंगे कहाँ, होंगे नहीं। तो रोम की संख्या पद्धति में ये 7 है मित्रों, ये ही 7 आपको अच्छे से रटना है। ये कौन से हैं, तो देखो ये एक जो पहला है चिन्ह मित्रों, ये इसका इस्तेमाल ए के लिए होता है। किसके लिए होता है, ए के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना क्लास 1, इस प्रकार से लिखते हैं, तो यह एक है जो इस एक का प्रतीक है। फिर ये जो 5 है, ये जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है ना दूसरा अंक, ये 5 का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, 5 का। इस प्रकार 7 तो याद करने, पहला आपको याद हो गया 1, दूसरा हो गया 5। ये मित्रों जो एक्स टाइप में लिखते हैं ना क्रॉस, गुणे का चिन्ह, इसका अर्थ होता है 10। इसका अर्थ क्या होता है, 10। अगर आप ने प्राइमरी संख्या में गिनती पढ़ी है रोमन संख्या, तो आपको भी अच्छे से याद है सब कुछ। फिर L 50 को लिखते हैं दोस्तों, L 50 को क्या लिखते हैं, L 100 को लिखते हैं C, रोमन संख्या में 100 को क्या लिखते हैं, C। और 500 को क्या लिखते हैं, तो 500 को लिखते हैं D। और M को क्या लिखते हैं, 1000 को किस में लिखते हैं, M के रूप में लिखते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना।
मेरे हिसाब से अगर गणित के मित्रों जो भी साइड में आप जो है एक बार इस क्लास को अच्छे से समझो, फिर पीडीएफ के माध्यम से जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे, मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि आप साइड में कोई रफ कॉपी या फिर अच्छी सी कॉपी लेके उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स बना लें। मित्रों ज़्यादा मैटर नहीं रहेगा, 2.5-3 घंटे का मैटर रहेगा, 1.5 घंटे के लगभग पेपर रहेगा और 2.5-3 घंटे की बाकी की यूनिट रहेगी। तो इनको आप नोट्स के द्वारा पढ़ेंगे ना तो गणित में मेरे ख्याल से और बेहतर परिणाम आएगा अपना। तो ये है जो रोम की संख्या पत्ती में इनका इस्तेमाल इनके लिए होता है, ठीक है। इसको आप स्पष्ट तरीके से समझ चुके हैं। ये स्थानीयमान प्रणाली नहीं है, स्थानीयमान प्रणाली कुछ अलग है, उसके बारे में भी हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मित्रों 5वीं से 8वीं या पहली से 8वीं तक के मैटर के अंतर्गत आती है। स्थानीयमान प्रणाली ये नहीं है, यह और संख्याओं का मूल्य प्रतीकों के रूप को यह स्थानीयमान प्रणाली नहीं है और संख्या का मूल्य प्रतीकों के मूल्य को जोड़कर निकाला जाता था। उन्होंने एक परंपरा का इस्तेमाल किया कि यदि एक बड़े मूल्य की संख्या के बाएं छोटे मूल्य की संख्या है तो इसका मतलब है बड़े मूल्य की संख्या से छोटे मूल्य की संख्या को घटाना। गुरुजी तोते उड़ रहे हैं, तोते समझ में ही नहीं आ रहा है, आएगा भाई, मैं हूँ ना समझाने वाला। देखिए क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक परंपरा का इस्तेमाल किया। किस परंपरा का? किसमें? इस रोमन जो शब्द आधारित पद्धति है इसके अंतर्गत क्या परंपरा अपनाई कि एक बड़े मूल्य की संख्या के बाएं, जैसे देखिए मान लीजिए मैंने मित्रों यहाँ पर लिखा ये क्या है? 10 है ना। रोमन संख्या में इसी प्रकार तो 10 लिखते हैं। मान लीजिए ये 5 है, ये क्या है? 5। अब मित्र थोड़ी बहुत जानकारी बेसिक आपको होनी चाहिए। इस प्रकार से 1 होता है, इस प्रकार से 2, इस प्रकार से 3, ये 4, ये 5, इस प्रकार से इन संख्याओं का क्रम चलता है। तो मैंने कहा ये 5 है, ये क्या है? 5। तो ये बड़े मूल्य की संख्या के बाएं, अब ध्यान रखना है इधर हमेशा दाएं होता है। अगर हम लिख रहे हैं और कॉपी में लिख रहे हैं तो हमेशा मान के चलिए इधर दायां है और इधर बायां है। तो इनके बड़े मूल्य की संख्या के, अरे रुक जा भाई, बड़े मूल्य की संख्या के बाएं छोटे मूल्य की संख्या है। इसका मतलब है कि बड़े मूल्य की संख्या से छोटे मूल्य की संख्या को घटाना। यानी 5 है, इसके बाएं अगर छोटे मूल्य की संख्या, मान लीजिए मैंने 1 लिख दी। अब भाई 1 इसी तरह से लिखते हैं, तो 5 के बाएं मैंने 1 लिख दिया तो 5 से छोटा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि बड़े मूल्य की संख्या से छोटे मूल्य की संख्या घटाना। यानी 5 है, 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब है ये 4 है, ये क्या है? 4 है। इसी तरह से समझो दोस्तों, बहुत सरल है, ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। समझोगे तो समझ में आएगा, जरूर आएगा। ये मान लीजिए 10 है, ये क्या है? 10। अब इसके बाएं अगर कोई संख्या लिखी हुई है इससे छोटे मूल्य की, तो इसका मतलब है कि इसमें से इसको घटाना है। तो ये 10 में से 1 को घटाओगे क्या आएगा? 9। तो इस प्रकार से हम इसको 9 को लिखते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें मित्रों तो रोमन संख्या में 50 को लिखते हैं L। 50 को क्या लिखते हैं? L। अब L के बाएं 50 से मैंने कोई छोटी संख्या लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया 10। तो इसका मतलब है इसमें से इसको घटाना। तो 50 में से 10 को घटाओगे क्या आएगा? 40। तो XL ये किसको लिखते हैं? 40 को। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है मित्रों। तो अब आगे बात करें तो इसका मतलब है बड़े मूल्य की संख्या से छोटे मूल्य की संख्या को घटाना। इसलिए 4 को 3 नहीं, ठीक है, इसलिए 4 को इस प्रकार नहीं बल्कि 5 में से 1 कम के रूप में लिखा जाएगा। फिर जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि 9 को इस प्रकार से लिखा जाएगा 10 से 1 कम के रूप में। 40 को L का अर्थ होता है 50, तो 50 से 10 कम के रूप में लिखा जाएगा। इसी तरह 90 तो 100 को क्या लिखते हैं? C, और 100 से 10 कम यानी X, तो X और C के रूप में 90 को लिखा जाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो 5 यानी ये 5 का चिन्ह है और ये जो D है, एक तो ये 5 का चिन्ह है और ये जो D है वो 500 का चिन्ह है। इनके उच्च मूल्य वाली प्रतीकों के बाएं नहीं लिखा जाती। यानी जो इनको है, जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 में से 5 कम करने हैं तो इनको इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इनका प्रयोग इस तरह से नहीं होता है। बाकी जो प्रक्रिया हमने देखी इस जो है 5 और D यानी 500 के अलावा, तो बाकी में जैसे 90 है, 40 है, इनमें ये लॉजिक सेट हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी सी प्रक्रिया थी, आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी को लेख निबद्ध इस तरह से करना है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ तक आपके कवर हुआ होगा। तो यहाँ तक हम 6% देख चुके हैं। अब हम देखते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। अब ये क्वेश्चन है मित्रों कि 5764 को स्थानीय मान के रूप में प्रदर्शित कीजिए। एक बार आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, मैं समझा रहा हूँ, उस तरफ ध्यान देंगे मित्रों, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 5764 का, इसको स्थानीय मान के रूप में लिखिए।
तो अब ध्यान रखना है कि स्थानीय मान में क्या करेंगे, हम पहले इधर से संख्या लेंगे दाईं ओर से। तो पहले मैं इधर लिखूँगा 4, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक साफ पेज की तरफ ले चलता हूँ आपको। 5 7 6 4। तो मित्रों ये जो हमारी संख्या है ये है 5764। इसको हमें इसका स्थानीय मान लिखना है। तो पहले हमने इधर से क्या लिखा, क्या लिखा दाएं ओर से 4, फिर दाएं से 4 से पास में कौन है 6 के इधर कौन है 7, तो लिख दिया 7 के इधर कौन है 5। इस प्रकार से लिखना है। फिर लिखना है जैसे 4 का स्थानीय मान। ये प्राइमरी में बहुत अच्छे से पढ़ा था मित्रों, अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमने ये समझ के पढ़ा था। तो समझ के पढ़ लेंगे, अपने जो है परसों एग्जाम है तब तक काम चल जाएगा, ठीक है। तो फिर 4 का स्थानीय मान इधर लिख देंगे, 6 का स्थानीय मान सेम ही लेंगे, 7 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ लिख दी। ये चीज़ लिखने के बाद में इधर इनका स्थानीय मान लिखेंगे, इधर इनका स्थानीय मान लिखेंगे। कैसे, 4 का स्थानीय मान पूछा है तो पहले 4 लिख दो, 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 लिख दो, 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 लिख दो, और 5 का पूछा है नेक्स्ट तो 5 लिख दो। गुरुजी ये तो सेम ही लिखा है। रुको भाई, सब्र करो। अब ये देखना है कि इधर जो अंक लिखा है इसके दाईं तरफ कितने अंक है, जितने अंक है उतने जीरो लिखने हैं, जितने अंक है उतने जीरो लिखने हैं, उतना जीरो लिखना है। जैसे देखो 4 के इधर कोई अंक नहीं है तो बस कुछ नहीं लिखना है, 4 के इधर कोई अंक नहीं है तो बस 4 का स्थानीय मान 4 ही करना है, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन 6 के इधर देखो, 6 के इधर कितने अंक है, तो 6 के इधर 1 है ना, ये 4, इसका मतलब 1 0 करो 6 के पास में। अब देखते हैं 6 का स्थानीय मान 60 हो गया कंप्लीट, ठीक है, ज़्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें 6 के बाद में ये 7 के स्थानीय मान की, तो 7 के इधर देखो कितने अंक है, 6 और 4 2 अंक इधर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 0 लिखने हैं। अब फिर 5 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो देखो 5 के इधर कितने अंक है, 7 6 4 3 अंक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, केवल 3 0 लिखने हैं और ये आपका स्थानीय मान बिंदु कंप्लीट। तो ध्यान क्या रखना है, देसी भाषा में बताएं तो इतना ध्यान रखना आपने कि कोई भी आप अंक अगर स्थानीय मान निकला तो ब्यू अटी ने 0 कितना है, बस बिता ब्यू अटी ने इतना अंक कितना है बिता 0 लगाना है। अगर 6 बाद में 1 अंक है इन्होंने मतलब 1 0 लगाना, 7 बाद में अटीन 2 अंक है तो 2 0 लगाना, और 5 बाद में अटीन 3 अंक है तो 3 0 लगाना, और बस वो स्थानीय मान बिंदु वहाँ पर हो कंप्लीट। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ी किताबी लैंग्वेज लिखी हुई है, बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है कि 5764 का स्थानीय मान की बात करें तो यहाँ पे देखो आप सीधा इसको इधर से 4, इसको एक बार आप छोड़ दो इतनी मैटर को, लिखा हुआ ये सेम ही मित्रों। यकीन मानिए कि मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, 100% सत्य बता रहा हूँ। जो चीज़ मुझे पता नहीं होगी तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि इसमें मुझे संशय है, लेकिन मैं लगभग कोशिश करूँगा कि पूरी चीज़ आपको अच्छे से ही बताऊँ। तो 5764 में स्थानीय मान क्रम से 5 का 5000, 7 का 700, 6 का 60 और 4 का 4 है, बस जैसा कि आगे लिखा हुआ भी है। स्थानीय मान की बात करें तो जैसे 5764 अपनी संख्या है, तो इकाई का अंक कौन है 4, दाई में कौन है 6, सैकड़ा में कौन है 7 और हज़ार के स्थान पर कौन है 5। तो फिर 4 के इधर कुछ नहीं है तो बस अब 1 से तो गुणा करो चाहे मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी 1 से गुणा करो सेम संख्या नहीं, तो 4 का 4 रहेगा। अब 6 के इधर 1 अंक है तो 1 0 लगाए हुआ है 60, 7 के इधर 2 अंक है तो 2 0, 5 के इधर 3 अंक है 6 7 4 तो 3 0 लगाए हुए हैं। तो मैंने जो मेथड बताया आप उससे करना, बिल्कुल एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा और आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 8वां, 3 से भाजकता के नियम को उदाहरण से लिखिए, यानी 3 की भाजकता का नियम लिखिए। तो मित्रों हमने 6ठी 7वीं 8वीं बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, 2 के, ठीक है, 3 के, 5 के, 7 के, 9 के, 11 के भाजकता के नियम। भाजकता का नियम अर्थ होता है कि इसमें कौन सी संख्या से ये भाज्य होगी, तो 3 का भाग किस किस के अंदर जाता है ये हमें बताना है। भाजकता के नियम बहुत ही अच्छा सा बिंदु है, इसको हम आगे बहुत ही अच्छे से समझने वाले। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जैसे देखिए 2 की भाजकता के नियम हम क्या पढ़ते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 0 2 4 6 या 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी तरह अब 3 की भाजकता का नियम देखना मित्रों, तो जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है वह संख्या 3 से विभाजित होती है, यानी जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। यानी जैसे देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 7 और यहाँ पे मैंने लिखा 2, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो भाग दे के एक एक में पता करेंगे
कब पता करेंगे? अपने तो शॉर्ट एंड स्वीट वाला मेथड अपनाना है। तो देखो कि भाई 4 और 7 को जोड़ो, इनको अंकों का योग बताइए क्या है, जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 4 और 7 कितने? 11। 11 और 2 कितने हो गए? 11 और 2 हो गए आपके 12 और 13। 13 और 2 और लिख दें तो कितना हो गए? 14, 15। तो 4722 का योग कितना हो रहा है? 15। अब आप देखो 15 में 3 का भाग जाता है तो बिल्कुल 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 की 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो आपको पता है 15 में अगर 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नियम लगा चुके हैं अंकों के योगफल का, तो अंकों का योगफल में 3 का भाग जा रहा है। तो ये मेथड आपको अच्छे समझ में भी आया होगा मेरे ख्याल से। उदाहरण के लिए इन्होंने एक संख्या लिखी है 27,504, तो इनको जोड़ो अलग से। 2 और 7 कितने हो गए? 9। 9 और 5 कितने हो गए? 14। 14 और 0 14 और 4 18। तो 18 में 3 छक्के 18, 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी इस नियम की पुष्टि होती है और ये संख्या 3 से विभाजित है। तो दोस्तों अभी कुल 20 प्रश्न है, अभी हम 8 प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी वाले प्रश्न भी मैं आपको इसी तरह लगातार धीरे धीरे आज ही अपन पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में आपको शेयर करना है। आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में इस क्लास को शेयर करें। मैं आपके लिए मेरा पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकूं और आपके लिए जो अच्छा हो, जिसमें हित हो, वही टॉपिक आपके लिए अच्छे से अच्छा बताऊं। क्योंकि आपने पिछली क्लासों में भी देखा है कि 1 से लेकर 5वें पेपर तक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाएं, लेकिन पूरा का पूरा पेपर अपनी क्लास से गया है। तो मान के चलिए आगे भी ऐसा ही होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बहुत ही अच्छा मैटर प्रोवाइड करूं। आप भी क्लास को लाइक करें और क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। सभी दोस्त अपने व्हाट्सएप पर अगर स्टेटस लगाना चाहें तो स्टेटस लगाएं। अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। जो बंदा BSTC कर रहा है तो उसको इसके बारे में ज़रूर अवगत करवाएं, ताकि काश क्या पता उसका भी भला हो जाए, आपकी वजह से भला हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना प्यार और स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करूं। जल्द ही नेक्स्ट पर्सन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।